हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये जितना भी सिलेबस है इसके कॉन्सेप्ट क्विकली रिवाइज किए थे। दैन उसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी आपके टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकेंड यानी कि ये वाले टॉपिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं। उनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा वो टर्म वन एग्जामिनेशन में। और आज के इस वीडियो के अंदर जितने मैंने टॉपिक बताए हैं, जो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर जितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, वो सफिशियंट है आपके टर्म वन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उन्हें ढंग से करना सीख जाते हो, ये सीख जाते हो कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो इसके अलावा आपको टर्म वन के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, आ जाइए। तो सबसे पहले मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज v वेलोसिटी से एंटर करता है तो उसके साथ क्या होता है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अगर अपने को वेक्टर फॉर्म में चाहिए फोर्स, तो फोर्स होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ से साफ साफ पता पड़ रहा है जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो वी क्रॉस बी, यानी कि एफ जो है परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर के, ये प्रॉपर्टी होती है, एंड परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, यानी कि बी और वी जिस प्लेन के अंदर लाई करेंगे, बी और वी जिस प्लेन के अंदर लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अंगुलियों को आप वी पे ले जाते हो, बी की डायरेक्शन में घुमाते हो, तो जो डायरेक्शन आती है वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाती है। दूसरा रूल होता है राइट हैंड पाम रूल। अंगूठा जो है वी की डायरेक्शन में रखो, अंगुलियां जो है बी की डायरेक्शन में रखो। तो इस तरीके से सेट होगा आपका डायग्राम के हिसाब से, ध्यान से देखो। तो फिर आपकी जो पाम की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपकी हथेली जा रही है, वो वाली डायरेक्शन आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है। या फिर आप वी पे ले जाओ अंगुलियों को, देन वी की तरफ कर्ल करो, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाता है दोनों साइड में अंदर ये डायरेक्शन आ रही है फोर्स की। इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अलग अलग केस में अलग अलग डायरेक्शन होगी, सभी हम अपने को निकालनी आनी चाहिए। राइट हैंड थंब रूल देख लो या फिर राइट हैंड पाम रूल देख लो। पाम रूल के अंदर सबसे सिंपल होता है, आप वी वेक्टर को अंगूठे पे रखो और बी वेक्टर को आप अंगुलियों पे रखो। फिर जैसे सेट करना है, जैसे डायग्राम में है वैसे सेट कर दो। अभी ऐसे सेट हो रहा है, बी इस तरफ है आपका राइट डायरेक्शन में, एंड आपका वी कुछ ऐसा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो हथेली किधर जा रही है? देखो अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ होगा। अलग अलग डायग्राम में अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल पे एंटर करा दें, तो फिर वो सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करने लग जाता है। और ये पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या होता है कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराते हो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एंटर कराते हो, जैसे कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है और आपने जो है ऊपर की डायरेक्शन से एंटर करा दिया, मतलब इस तरीके से यहाँ से गुजरा दिया, तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में क्यों लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप अंगुलियां रखो और अंगूठा वी वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो। किधर जा रहा है? इधर आ रहा है फोर्स, इधर आ रहा है। कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। इसी तरीके से हर एक पॉइंट पे जो फोर्स है सेंटर की तरफ लगता है, ये सर्कुलर मोशन में आने लग जाता है। बाकी आप लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जहाँ भी आप जहाँ भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, वहाँ पे आपने ये चीज़ डिटेल में देखी होगी। अभी आप ध्यान रखिए बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, देन सर्कुलर मोशन करता है हमारा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सफिशियंट मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो अपने को क्या ये पता होना चाहिए? अपने को पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, साथ ही साथ ओमेगा कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आर जो इस केस में फॉर्मूला आता है हमारा, आर का फॉर्मूला आता है एम वी बाई क्यू बी। एम क्या है? उस पर्टिकुलर पार्टिकल का मास, वी जिस वेलोसिटी से वो एंटर किया है उसका मैग्नीट्यूड, क्यू उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से वी भी निकाल सकते हो, क्यू बी आर बाई एम। इसी तरीके से टाइम पीरियड होता है
टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में आप फॉर्मूला पढ़ते हो, वी बाय आर, वी में आप आर का डिवाइड मारोगे तो आर से आर कट जाएगा, क्यू बी बाई एम बचेगा, क्यू बी बाई एम बचेगा। अब टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई ओमेगा फॉर्मूला होता है, तो 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा का रखो तो क्यू बी बाई एम, एम ऊपर चला जाएगा 2 पाई के पास, तो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो, क्यू बी बाई 2 पाई एम। अब सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर्मूले तो हम याद कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लिख लिख के याद कर लेंगे, क्या है मुझे बार बार रिवाइज करके याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वेलोसिटी को चेंज कर देंगे तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी पार्टिकल को आप किसी भी वेलोसिटी से, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टिकल को, ठीक है ना, मान लो कि आपने प्रोटॉन डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो उसका चार्ज एम और मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड कर दो, ये फिक्स है, तो ये फिक्स हो गया। अब अगर आप उसको अलग अलग वेलोसिटी से भी एंटर कराओगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देन उसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक पर्टिकुलर रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो जो टाइम लगाएगा वो सेम होगा, बिकॉज अपने को यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, ना फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है, ना ओमेगा डिपेंड कर रही है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आई होप समझ में आ रही होगी। रेडियस, यस रेडियस डिपेंड कर रही है वी पे, रेडियस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल करोगे तो रेडियस सर्कुलर पाथ की डबल हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इन फॉर्मुलाज को याद रखना, और जो मैंने अभी आपको बात बताई है वो अपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन आएंगे हमारी हेल्प करेंगे। अब अगर हमारा चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर ना करे, ठीक है ना, 90 डिग्री से थोड़ा सा एंगल कम हो और 0 से ज्यादा हो, यानी कि मान लो कि 60 डिग्री इस पे एंटर करे, तो उसके साथ क्या होगा, उस टाइम पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, एंड वी वेलोसिटी से पार्टिकल कुछ इस तरीके से एंटर करता है थीटा एंगल पे। तो इस वी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, इस चार्ज पार्टिकल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक वी कोस थीटा और वी साइन थीटा। देखो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वो उसको सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने का काम करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने का, सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाने का काम करता है। तो जो वी कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा जो उसको आगे ले जाएगा। अगर वी कोस थीटा नहीं होता, एंगल 90 डिग्री होता, सिर्फ वी साइन थीटा होगा, वी कोस थीटा 0 होता, उस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता, हमारा सर्कुलर मोशन होता। अब क्या होगा, सर्कुलर मोशन तो होगा ही होगा, पार्टिकल साथ में आगे भी जाएगा, पार्टिकल साथ में आगे भी जाएगा, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? घुमाने वाला भी और आगे ले जाने वाला भी। तो जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा, पाथ जो होगा वो हेलिकल होगा, तो हेलिकल पाथ होगा। लेकिन जो सर्कुलर पाथ है हेलिकल के अंदर, उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस होगी एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। देखो वी की जगह वो कंपोनेंट आया है जो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, वी साइन थीटा है। कौन है, वी साइन थीटा है। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड, ओमेगा और फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। अगेन पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि जो टाइम पीरियड और ओमेगा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, या फिर आप एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से हमको एक चीज और पता लग रही है कि वो थीटा पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो चाहे जो मर्जी थीटा पे एंटर करे, टाइम पीरियड और ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग केसेस में टाइम पीरियड और ओमेगा सेम रहेगा। शर्त है ये है कि एम, क्यू और वी ये सेम होने चाहिए। अगर ये चेंज कर देते हो आप, तब डेफिनेटली चीजों में फर्क आएगा। अब यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है एक्स, जैसे कि पार्टिकल घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। घूम रहा है तो उसने जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो उतनी देर में वो कितना आगे चला गया, उसे अपन बोलते हैं पिच, उसे अपन बोलते हैं पिच। तो पिच एक्स क्या हो जाएगी, वी कोस थीटा, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट उसे आगे ले जा रहा है, इनटू टाइम। ऑब्वियस सी बात है, अपन एक रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक रिवोल्यूशन कितने में, एक टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी टाइम में कंप्लीट होता है। तो वी कोस थीटा को हम अगर कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पिच मिल जाएगी, हमें पिच मिल जाएगी। तो ये फॉर्मुलाज है जो अपने को याद रखने हैं। आगे आ जाइए, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता ही था, कितना, क्यूई, कितना लगता था, क्यूई। अब मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, कितना, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी पढ़ के आए हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल इसी जगह पे है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लगेंगे, और जो नेट फोर्स होगा इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो नया फोर्स जो है जिसे अपन लोरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसे लिखा जाएगा, क्यू ई वेक्टर, ये क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का वेक्टर सम, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है वेलोसिटी सेलेक्टर वाला, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कुछ सेटअप कुछ ऐसा है, अगर आपके पास सेटअप कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस पे, वेलोसिटी जो है पार्टिकल की एक्स एक्सिस में यानी कि ऐसे एंटर कर रहा है, और बी वेक्टर आपका आगे की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है। तो इस केस में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा वो नीचे वाले डायरेक्शन में लगेगा। कैसे? आप वी क्रॉस बी कर सकते हो। कैसे? अंगूठे को वी की डायरेक्शन में रखो, अंगुलियों को बी की डायरेक्शन में रखो, तो वी देखो प्लस एक्स एक्स की तरफ, अंगुलियां बी की तरफ, यानी कि जेड एक्स की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखो हथेली कहाँ जा रही है, हथेली नीचे जा रही है, तो एफ भी नीचे लगेगा। अब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लग रहा है। चार्ज पार्टिकल यहाँ से घुसा है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से घुसा है, जितना ऊपर फोर्स है इतना का उतना नीचे फोर्स है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया कब हुआ? जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, यानी कि क्यू ई जो है क्यू वी बी के बराबर हो गया। सर साइन थीटा किधर गया? ध्यान से देखो, आपका वी एक्स एक्सिस की तरफ है और आपका वी जो है जेड एक्सिस की तरफ है। एक्स और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, साइन 91 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू वी बी कंडीशन आई, तो V की वैल्यू E बाई वी, V की वैल्यू E बाई वी। यहाँ से समझ नहीं आया, ये अगर ऐसा सेटअप हमारे पास है तो वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी, वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी E बाई बी के इक्वल होगी, वो पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे चले जाएंगे, वो पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे चले जाएंगे। एक बार और समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास सेटअप कुछ ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे और वेलोसिटी जो है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है, उस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा नीचे। वी इधर है, बी सामने है, तो फोर्स लगा नीचे। ठीक है, अब अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है एफ ई आपका क्यू ई है, और एफ बी जो है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे 90 हो गया तो साइन थीटा 1 हो गया, तो क्यू वी बी। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाएगा जैसे वो जा रहा था। तो वो किस वेलोसिटी पे होगा? यहाँ से सोल्व किया तो पता चला कि वो वेलोसिटी होती है ई बाई बी। इस चीज को याद रखना, जब v की वैल्यू ई बाई बी होती है तो पार्टिकल जो है बिना डिफ्लेक्ट हुए चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट काम आता है वेलोसिटी सेलेक्टर में। ठीक है, आगे आते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर है आपके पास, अभी देखो चार्ज पे फोर्स लगता है, तो करंट कैरिंग वायर में क्या होता है? चार्ज ही जोड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही जोड़ रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर एक सिंगल चार्ज पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट कैरिंग वायर के अंदर भी फोर्स लगेगा। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर कुछ इस तरीके से है कि वो थीटा एंगल बना रही है, तो उस पर फोर्स लगता है बी आई एल साइन थीटा। कुछ लोग इसे बिल साइन थीटा के भी फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, आसानी से याद रहे। और वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो लिखा जाता है आई एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, यानी कि अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? आपको अपना अंगूठा रखना है आई की डायरेक्शन में और अंगुलियां रखनी है राइट हैंड की बी की डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं सेट करूंगा तो मेरा अंगूठा आई की डायरेक्शन में, ये रहा अंगूठा आई की डायरेक्शन है, अंगुलियां बी की डायरेक्शन में। देखो बी लेफ्ट में है तो अंगुलियां लेफ्ट में हो गई। ध्यान से देखो कहाँ जा रही है हथेली, हथेली अंदर जा रही है। ठीक है, हथेली अंदर जा रही है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैग्नेटिक सॉरी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के, या फिर मैं इसे क्रॉस लगा के भी शो कर सकता हूँ। राइट हैंड पाम रूल याद रखें, सारी चीजें होगी। ठीक है, जो वेक्टर आगे आ रहा है उसे अंगूठे पे, जो वेक्टर पीछे आ रहा है उसे अंगुलियों पे रखें, फिर पाम की डायरेक्शन देखें, आसानी से हो जाएगा। वरना आपको अगर राइट हैंड रूल पता है, ठीक है ना, थंब रूल आपने सीखा है कि पहले आई की डायरेक्शन में उंगली ले जाएंगे फिर बी की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो ऐसे भी कर लो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी कर लो तो भी अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। ये इस सिचुएशन के लिए है, अलग अलग सिचुएशन में डायरेक्शन अलग अलग आएगी। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, बिल साइन थीटा बी आई एल साइन थीटा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में था, ठीक है ना, जो फिजिक्स का इस साल सैंपल पेपर आया है, उस सैंपल पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी में दो वायर को, ठीक है ना, दो करंट कैरिंग वायर जिन काफ़ी लंबी है, अगर उनको मैं किसी डिस्टेंस पे रख दूं, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है उनकी लेंथ के कंपेरिजन में काफ़ी छोटी होनी चाहिए, उस केस में उन दोनों वायर के बीच में लगता है फोर्स। क्यों लगता है फोर्स? बिकॉज ध्यान से देखो, दो वायर हैं, इसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब मैं फोर्स की डायरेक्शन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद एक सीधा तरीका भी बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर मान लो कि किसी कोई तकलीफ भी होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है फोर्स निकालने में, तो भी हो जाएगा। कैसे?
देखो I1 है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, I1 है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, कौन सी डायरेक्शन में, I1 ऊपर, मेरे को राइट साइड में चाहिए, देखो अंदर की तरफ होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ होगा, कितना होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रेट वायर की वजह से। इसी तरीके से I2 की वजह से यहाँ पे जहाँ पे ये वायर पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, कितना, म्यू नॉट I2 2 पाई डी। अब ये ऊपर है, इसके अपने को कहाँ कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में और अंगुलियां लेफ्ट डायरेक्शन में गई, ठीक है ना, वो पॉइंट लेफ्ट में, तो अंगुलियां लेफ्ट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, हाथ ऐसे सेट होगा, हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो B2 जो है फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अब ध्यान से देखो I2 जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जो अंदर है, अभी हमने देखा कि कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है ना, उस पर फोर्स लगता है, फोर्स निकाल लेंगे चलो ILB साइन थीटा से, ठीक है ना, या BIL साइन थीटा वाले फॉर्मूले से। अब देखो मैं आपको इन दोनों वायर पे कैसे फोर्स लग रहे हैं, ये जो मैंने एरो बनाया है क्यों बनाया है, दोनों इस डायरेक्शन में, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो राइट वाला जो सेकंड नंबर वाली वायर है, इसे मैं सेकंड नंबर नाम देता हूँ, इसे 1 नंबर नाम देता हूँ। सेकंड वाली वायर है, इस पे जो करंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है। देखते हैं इस पे फोर्स कहाँ लगेगा। तो कैसे बताया था कि अंगूठे पे करंट आना चाहिए और अंगुलियों पे मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, और जैसे डायग्राम है उसे सेट कर दो, फिर हथेली की डायरेक्शन देख लो, वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्या करेंगे अपन, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में ऊपर है और अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो अंदर है, कैसे हाथ सेट होगा, ध्यान से देखो, हो गया, अंगूठा ऊपर, अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो हथेली कहाँ जा रही है, हथेली लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ध्यान से देखो सेकंड वाले पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने शो किया है, वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से नंबर 1 वाले पे देखो, नंबर 1 वाले पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ये देखो बाहर की तरफ है, फोर्स ऊपर, सॉरी करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, आ गया, हो गया। अब हथेली की डायरेक्शन देखो, हथेली की डायरेक्शन ये रही राइट डायरेक्शन, तो इस पर फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में। बार बार आप खुद रिवाइज करके देखिए इस चीज को, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं सीधी सी ट्रिक बताता हूँ आपको कि अगर दो करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, देन होगा अट्रैक्शन, अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो होगा रिपल्सन। जैसे कि आपने याद कर रखा होगा कि सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे उल्टा होता है, करंट सेम डायरेक्शन में है, करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन, सीधा याद रखें। तो वैल्यू कैसे आती है वो बताता हूँ। यहाँ पे अपन निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालते हैं, किसी भी इस पे भी सेम आएगा, इस पे भी सेम आएगा, यूनिट लेंथ, आपको किसी पर्टिकुलर लेंथ का पूछे तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट लेंथ ही पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, और यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, क्यों, पर यूनिट लेंथ है। ये चीज बेटा याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज याद रहनी चाहिए, जितने भी आप डेरिवेशन चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी याद रहनी चाहिए, ठीक है। और कब आपको फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर के बनाने हैं, कब रिपल्सिव नेचर के बनाने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगर डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टिव नेचर के बनाओगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सिव नेचर के बनाओगे। ठीक बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इतना अपने को याद रखना है, देखिए मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए, सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्शन, यहीं से सैंपल पेपर में क्वेश्चन था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये रहा मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी, ठीक है, सीधा याद रखें। अब थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, अगर समझ में नहीं आया है प्लीज रिवाइज करिए, देन क्वेश्चन पे आइए। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन के, ठीक है। जितने MCQ क्वेश्चन इसके अंदर स्लाइड के अंदर है इनफ है, ठीक है ना, AR टाइप जो है सिंगल करेक्ट टाइप इनफ है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ सीख लीजिए कि कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, हो जाएगा काम। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटॉन जिसमें चार्ज है प्लस ई कूलम एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी टेस्ला परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि थीटा कितना है 90 डिग्री, स्पीड v, द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज, किसी भी क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, चार्ज अपने को दे दिया कितना ई, v की वैल्यू v की दे रखी है, b की वैल्यू भी b दे रखी है, तो थीटा अपने को दे दिया 90 डिग्री, तो फोर्स कितना लग जाएगा ई वी बी साइन 90, साइन 90 बोलो सभी लोग, साइन 90 होता है 1, तो आंसर आ जाएगा ई वी बी। सिंपल क्वेश्चन था, यस
जैसे क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे। सैम्पल पेपर अगर आपने एनालाइज किया है तो आप भी इस बात को रिलेट कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो दैन सैम्पल पेपर आपने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज देख लीजिए, हेल्प मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। देखो रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था mv/qb, याद रखने को बोला था mv/qb। पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मास, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे देखो मास के भी प्रोपोर्शनल है और mv को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, mv को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू p/qb, p/qb, ठीक है, p/qb। रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे हम दो ऑप्शन है, मास और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मास और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देखो आपने चार्ज अगर डिसाइड कर लिया है तो उसका मास तो चेंज होने वाला नहीं है, तो मास चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम मास के लिए वेलोसिटी चेंज करोगे ना, सेम मास के लिए अगर यहाँ पे मास टिक कर देते हो, उसी मास के लिए वेलोसिटी चेंज करोगे तो रेडियस उसकी डबल हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा ना, मास सेम है फिर भी रेडियस डबल हो गई। तो दो ऑप्शन के बीच में लड़ाई है, ए और डी के बीच में, आपको एक चूज करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करना सही रहेगा, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, बिकॉज उसके अंदर मास इनडायरेक्टली अपने आप आ रहा है, साथ में वेलोसिटी भी आ रही है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी टिक मारेंगे। देखो दिखने में क्वेश्चन इजी सा था, दिखने में क्वेश्चन इजी सा था, बट आपको ऑप्शन बड़े ही ध्यान से टिक लगाना है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, बच्चे को लगता है मेरा सही है, मेरा सही है, घर आ गया आंसर की देखता है, किसी और से मिलाता है, मेरा सही है तेरा गलत है, लेकिन अल्टीमेटली सही एग्जैक्ट है वही होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, डेफिनेटली क्वेश्चन सही होगा। मोमेंटम में मास ऑलरेडी अपने आप आ चुका है, ठीक है, mv होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि चार्ज मूव्स विद वेलोसिटी v इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, लोरेंस फोर्स की बात हो रही है, याद आ रहा होगा ना आपको। तो उस पार्टिकल पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है QE, साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है Q, V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ढूंढ लो, ढूंढ लो कहाँ है, कौन सा ऑप्शन, A B C D, कौन सा, B, QE प्लस V क्रॉस B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, when a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction V, force on it non-zero, फोर्स इस पे नॉन जीरो है, फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, 2 VV साइन थीटा, ये नॉन जीरो है। तो सबसे पहला एंगल बिटवीन इधर 0 और 180, अगर एंगल 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, 180 हो जाएगा तो 180 साइन 180 भी 0 होता है ना। अगर बोल रहा है कि ये नॉन जीरो कब होगा, मतलब जीरो नहीं करना है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एंगल को 0 कर दो या 180 कर दो। देखो साइन 0 भी 0 होता है, उस केस में भी फोर्स 0 हो जाएगा जो अपने को करना नहीं है, साइन 180 भी 0 होता है जो अपने को करना नहीं है। गलत भाई साहब, आगे बढ़ो। एंगल बिटवीन इज नेसेसरीली 90 डिग्री, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 90 होगा तो मैक्सिमम होगा, बट अगर 90 नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। एंगल कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, ठीक है, अदर देन 90, एंगल बिटवीन अदर देन 90, 90 भी तो काम होगा, ये भी गलत है। एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180, हाँ ये सही है, 0 और 180 पे, 0 और 180 पे 0 हो जाएगा, उसके अलावा आप कोई भी ले लो, उसके अलावा आप कोई भी ले लो, आपको कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, बड़े ही ध्यान से टिक मारना। ऑप्शन नंबर 5, a region has uniform magnetic field in it, ठीक है, प्रोटॉन एंटर इनटू अ रीजन, एक रीजन बना देते हैं जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, प्रोटॉन इसके अंदर एंटर करता है, आगे क्या बोल रहा है, मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री, वाह, 45 डिग्री एंगल पे चलता है। दिस रीजन द प्रोटॉन विल मूव ऑन द पाथ हैविंग द शेप ऑफ, अच्छा सिंपल है ये तो। अगर थीटा, मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उस केस में चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ वाला, जैसा हेलिकल पाथ वाला मोशन फॉलो करेगा, घूमेगा भी आगे भी जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर नॉर्मली इनटू अ यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन घुसा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सभी को पता है माइनस का 1.6 × 10⁻19, और नॉर्मली घुसा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, ये बात आपको पकड़नी होगी, नॉर्मली घुसा है, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री घुसा है। पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज, वेलोसिटी विल रिमेन सेम। देखो आपको पता है कि 90 डिग्री पे घुसता है तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देता है, वो चार्ज पार्टिकल उसके अंदर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है यानी कि स्पीड वो सेम रहती है, उससे कोई चेंज नहीं करता है, स्पीड जो है वो सेम रहती है और लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। स्पीड इंक्रीज गलत, गलत, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट गलत, वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज। ऑब्वियस सी बात है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो तो चेंज होनी ही होनी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, द कंडक्टर कैरीज अ करंट अलोंग वाई एक्सिस, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज अलोंग। देखो यहाँ पे आपका काम आएगा, ठीक है ना, अपना राइट हैंड काम लो। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट वाई डायरेक्शन में, ये लो करंट वाई डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में, करंट वाई में। दूसरा की फोर्स कहाँ लगेगा, कैसे सिखाया था कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियां बी की डायरेक्शन में, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियां बी की डायरेक्शन में, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियां बी की डायरेक्शन में। देखो सेट हो रहा है ऐसे, हाथ करके देखिए, वाई एक्स, ठीक है। कहाँ जा रही है हथेली, थप्पड़ कहाँ जा रही है, ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। अंदर क्या होता है, बाहर के कैप, अंदर की तरफ माइनस के कैप, यानी कि बाहर जेड एक्सिस, ये फोर्स लगा अंदर की तरफ, एफ लगेगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कौन सी होती है, माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस, द नेगेटिव जेड एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। अगर डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है ढंग से बैठिए, समझिए, हो जाएगा, ठीक है ना। आई बी, फिर द टाइम रेट ऑफ वर्क डन, टाइम रेट ऑफ वर्क डन इसे बोलते हैं पावर by a magnetic field on charged particle in helical path is magnetic time rate of work done by magnetic field on charged particle moving on helical path is। देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो जब आप वर्क डन कैलकुलेट करने जाओगे तो फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके डिस्प्लेसमेंट के, देन आपका आंसर 0 आएगा। अगर आप पावर कैलकुलेट करने जाओगे तो फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके वेलोसिटी के, ठीक है ना। फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो घूम रही है वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसमें भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो वर्क डन आपका 0 होता है और ये भी आपका 0 हो जाएगा। नहीं आ रही बात, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ध्यान रखना ये, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है और जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर होने की वजह से फोर्स जो है, फोर्स की वजह से वर्क डन 0 आता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा। अगर थीटा 90 हो गया, थीटा अगर 90 हो गया तो कोस 90 0 होता है, ठीक है ना। तो वर्क डन 0 है तो रेट ऑफ वर्क डन भी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है 0 है, काम पूरा का पूरा वर्क ही नहीं हो रहा, तो पर सेकंड क्या, पावर क्या होती है, रेट वर्क डन पर सेकंड ना, रेट ऑफ वर्क डन यानी कि वर्क डन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो ही नहीं रहा, तो पावर किस चीज़ की, तो दोनों 0, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, द लोरेंज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जो कितना हो जाता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू वी क्रॉस बी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, in certain region of space electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other। ये लो, ये E, ये B, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रॉन एंटर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फील्ड मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। देखो कोई चार्ज पार्टिकल आया
और अनडिफ्लेक्टेड चला गया। वेलोसिटी सेलेक्टर वाला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कोई चार्ज पार्टिकल आया और अनडिफ्लेक्टेड चला गया, यहाँ से घुसा मान लो इलेक्ट्रॉन और अनडिफ्लेक्टेड चला गया, मतलब सीधा ही चला गया, सीधा ही चला गया। आपको कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में लगता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके एकदम अपोजिट लग जाता है, तो नेट फोर्स जीरो आ जाता है, नेट फोर्स जीरो आ जाता है, मतलब क्यू ई जो है आपका क्यू वी बी के बराबर हो जाता है, क्यू वी बी के बराबर हो जाता है। उस केस में क्यू से क्यू कट जाता है, वी की वैल्यू आ जाती है ई बाय बी, वी की वैल्यू आ जाती है ई बाय बी। कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन, ध्यान से देखो करेक्ट है, सीधा कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, कैलकुलेशन कराएगा आपसे। ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ड्यूट्रॉन पता है ना 1h2, ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट is describing by a circular orbit of radius 0.5 meter in plane perpendicular to the magnetic field B. Kinetic energy of proton that describes the circular orbit of same radius inside the same magnetic field. अच्छा, तो अगर ड्यूट्रॉन के पास 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है तो 0.5 मीटर रेडियस पे घूम सकता है ना। तो प्रोटॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? तो सबसे पहले देखो रेडियस और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं। तो आर का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। एम को लिखते हैं अपन पी, पी ओवर क्यू बी, पी ओवर क्यू बी। अब पी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, पी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसे याद रखना आप लोग, डेराइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए याद रखें। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ इस तरीके से रिलेट होता है आपका रेडियस काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क क्या है? ड्यूट्रॉन का ये होता है 1h2, इसका होता है 1h1 प्रोटॉन का। अगर आप ध्यान से देखो प्रोटॉन का जो मास है वो ड्यूट्रॉन के मास का आधा है, सिंपल सी बात ये है, प्रोटॉन का मास ड्यूट्रॉन के मास का आधा है। आपको रेडियस सेम रखनी है दोनों की, ठीक है ना, और सेम मैग्नेटिक फील्ड में उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो फॉर ड्यूट्रॉन अगर मैं आर डी बात करूं, लिखेंगे 2m डी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इसे लिखेंगे डिवाइडेड बाई क्यू बी। चार्ज दोनों पे सेम होता है ना, चार्ज दोनों पे सेम होता है, 1h2 ये होता है, 1h1 ये होता है, ठीक है। और प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन आ जाएगा आपका अंडर रूट टू एम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई क्यू बी। चार्ज सेम होता है, चार्ज को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को इक्वल कर दो, अंडर रूट टू इंटू एम डी काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, दोनों इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है आर डी शुड बी इक्वल टू आर पी, तो अंडर रूट स्क्वायर कर देते हैं ना, तो आर डी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर पी का स्क्वायर, आसानी रहेगी थोड़ी, यानी कि 2md इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, शुड बी इक्वल टू 2mp काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कट गया, देखो ये भी कट गया। अब मैं mp को लिख सकता हूँ md बाय 2, ध्यान से देखते रहे, mp को लिख सकता हूँ md बाई 2, यहाँ देखो, तो md the kinetic energy of neutron is equals to md by 2 kinetic energy of proton। md से md कट गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाएगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, साथ ही साथ क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला था जिसे मैं चाहूंगा कि आप लोग स्टार लगा लें और इसको या तो निकालना कैसे है वो सीख लें, नहीं तो इस फॉर्मूले को भी याद रखें कि रेडियस को मोमेंटम से कैसे रिलेट करना है, देन रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करना है। डेफिनेटली आपकी ये हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर इज डबल्ड देन फोर्स बिटवीन देम इज, तो फोर्स लगता है टू म्यू नॉट
I1 I2 ओवर 2 पाई डी। 2 पाई डी अगर डिस्टेंस डबल कर देंगे, ऑब्वियस ही बात है, डिस्टेंस डबल कर दोगे आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो फोर्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए आउट, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, करंट आई फ्लो कर रहा है दोनों के अंदर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बाय वन वायर टू अदर वायर इज, तो दो वायर जिनके अंदर करंट I1 I2 फ्लो कर रहा होता है, डिस्टेंस जो है वो डी होती है, उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। यहाँ पे I1 I2 दोनों की वैल्यू आई है, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, the force on charged particle in a magnetic field is maximum when angle between direction of motion and magnetic field is, force on charged particle, तो ध्यान से समझते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल में फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, याद हो गया होगा अब तक तो, है ना, इतनी बार लिखवा दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो इसीलिए रही है, फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये कब मैक्सिमम होगा, थीटा पे जब देखो, तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कब होती है, जब थीटा हो जाए आपका 90 डिग्री, जब थीटा हो जाए 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी ध्यान से देखो, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, क्यों, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, आपको बताया था, अगर सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी बता रखा है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अभी क्वेश्चन करके आए, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे भी हमारा काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, इजी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं, टफ क्वेश्चन आएगा, स्पीड धीरे हो जाएगी, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। A charge of 5 millicoulomb enter in uniform magnetic field parallel to the direction of field. What will happen to the motion of charge? तो चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू जो है 5 मिलीकुलम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन पैरेलल, पैरेलल मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे एंटर कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे एंटर कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन टू द मोशन ऑफ चार्ज, इसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, अगर थीटा ही जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, फोर्स जीरो हो गया तो इट विल मूव अनडेडिकेटेड, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज सर्कुलर मोशन, इट विल कंटिन्यू मूव एंड प्रिवेंट डायरेक्शन एक्सेलरेशन। नहीं, ये सारे के सारे गलत होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे अनडिफ्लेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे अनडिफ्लेक्टेड होना चाहिए, ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के मूव करेगा, बिना किसी डिफ्लेक्शन के मूव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज Fm when a charge q move with velocity v in magnetic field B vector is given by, तो अगर कोई यूनिट चार्ज मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट चार्ज Fm, पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज, तो अपने को पता है कि कोई q कूलम चार्ज मूव करता है तो फोर्स लगता है q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो पर यूनिट चार्ज की बात करें, यानी कि Fm जो बोल रहे हैं ये, वो क्या हो जाएगा, q चार्ज पे फोर्स अगर F है तो यूनिट चार्ज पे क्या हो जाएगा, F बाई क्यू, यूनिटरी मेथड, तो कितना आ जाएगा, q v क्रॉस b डिवाइडेड बाई q, q से q कटा, आंसर आया v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, बी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। 18, force between two parallel current carrying conductor separated by distance x is F, अगर दो करंट कैरिंग वायर x डिस्टेंस पे है, उनके बीच में फोर्स लगता है F, F कैसे हो जाएगा, कैसे लिख देंगे, इस डायग्राम मैंने बनाया उसके हिसाब से लिख दो, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई x
इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। द करंट इन द ईच कंडक्टर इज डबल। अब करंट को क्या कर दिया, डबल कर दिया दोनों को। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ, डिस्टेंस आधी कर दी। फोर्स बिकम, तो कुछ ऐसा सीन कर दिया। डिस्टेंस हो गई x/2, इसके अंदर करंट आ गया 2I1, इसके अंदर करंट आ गया 2I2। नया फोर्स F डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I1 2I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई x की जगह x/2। टू ऊपर जाएगा, 3 बार 2 यानी कि 8 हो जाएगा। 2 × 2 × 2 8 म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई x। F डैश, ध्यान से देखो ये क्या है, F है, तो F डैश विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स F, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे ही करना, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इतने फास्ट क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे। ठीक है, अभी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, पोज करके पीछे चले जाइए, देख लीजिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी j एंटर ट्रांसवर्स। देखो ये ट्रांसवर्स, देखो नया क्वेश्चन आया ना, नया वर्ड हमारे सामने आया, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है, मतलब थीटा 90 डिग्री है। ऑफ इंडक्शन d आफ्टर 3 सेकेंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यानी कि ये हो गया आपका स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो अपने को पता है कि वी की डायरेक्शन तो चेंज होती है, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है तब। काइनेटिक एनर्जी पहले जे थी, तो अब भी पहले वी है, अब भी वी रहेगा। काइनेटिक एनर्जी भी वापस बदलेगी नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जे ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन v, फोर्स ऑन इट नॉन जीरो इम्प्लाइज। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले आया था, फिर आ गया कि किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से आप b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हो जिसकी वैल्यू b वेक्टर है, तो फोर्स अगर नॉन जीरो है तो कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं। सबसे पहला फोर्स कितना होता है वो लिख लेते हैं, फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये फोर्स होता है। एंगल बिटवीन v एंड b कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, चेंज करके दे दिया, यही सही है, पता ही है। बाकी भी देख लेते हैं। एंगल बिटवीन v एंड b आइदर 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, नेसेसरी 90 जरूरी नहीं है, कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90। देखो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, तो इन लोगों ने डिस्कस किया था, इसका आंसर अपने को पता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल चार्ज -2 माइक्रोकूलम मूविंग विथ वेलोसिटी 2I कैप प्लस j कैप into 10⁻⁶ 2I कैप प्लस 3j कैप into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन डायरेक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन, यानी कि बी वेक्टर को आप लिख सकते हो 2j कैप। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा अलग गड़बड़ मामला है ना, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं बोल सकता, अच्छा मामला है। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो बेटा, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। तो पूछ रहा है कि फोर्स, अब यहाँ पे एक नई चीज सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सीखना, कि अपने को पता है कि जो एफ होता है वो क्या होता है, 2v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। ठीक है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है, साथ में मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। तो देखो v क्रॉस b, 2 तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, v क्रॉस b निकाल के आता है, v क्रॉस b निकालने के लिए हमें a क्रॉस b निकालना आना चाहिए। तो v क्रॉस b, v क्या है 2I प्लस 3j प्लस 0k, लिखो, जो नहीं है वो भी लिखो। बी वेक्टर क्या लिखोगे, आई नहीं है तो 0I 2j 0k। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, वो आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है, मतलब इसे बनाना है, इसमें बता रहा हूँ I J K। इसके बाद v क्रॉस b है तो v के सारे लिख दीजिए 2 3 0, देन यहाँ पे 0 2 0। ये सोल्व करना आता होगा आई थिंक आप लोगों को, नहीं तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा करिए। वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा। अब सर इसे सोल्व कैसे करना है, इसे ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से सोल्व करना है। बी क्रॉस बी को सोल्व करने वाला है, क्या करिए, आई कैप, अब
आई कैप के ऊपर वाली लाइन छुपा लीजिए, ये वाली लाइन छुपा लीजिए, क्या जो दिख रहा है क्या दिखेगा, 3020 लिख दीजिए, 3020 लिख दिया, माइनस जे कैप। फिर एक छोटा सा ऐसा बनाइए, जे के वाली लाइन छुपा लीजिए ऊपर वाली और ये वर्टिकल वाली, क्या दिखेगा, 2000 दिख गया, प्लस के कैप। फिर से बनाइए, अब के वाली लाइन छुपा लीजिए, ये क्या दिखेगा, 2302 है ना। ये लाइन छिपाएंगे तो क्या लिखेगा, 2302 से क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से करते हैं अपन। आई कैप क्या बनेगा, जीरो। इनको कैसे सोल्व किया जाता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो डायगनली, माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू जीरो जीरो, माइनस जीरो, माइनस जे कैप 2 इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस के 2 इंटू टू 4, माइनस जीरो इंटू थ्री जीरो। तो वी क्रॉस बी हमारे सामने आया, वी क्रॉस बी हमारे सामने आया कितना, इसके आगे 10s पावर वो 6 भी है, वो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना आया, 4 के कैप, वी क्रॉस बी 4 के कैप आया। अब मैं इसको 10s पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मेरे पास वी क्रॉस बी आया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स तो कितना है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू की वैल्यू -2 इंटू 10s पावर -6 माइक्रो है ना, इसकी वैल्यू आई है 4 इंटू 10s पावर 6 के कैप। तो 10s पावर 6 -6 चला गया, आंसर आया माइनस का 8 के कैप। इस माइनस को अंदर डालोगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू 8 माइनस के कैप। माइनस का के कैप यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन, तो यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड है 8, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 8 और डायरेक्शन है माइनस जेड, नेगेटिव जेड। 8 न्यूटन इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। क्यों, कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, वेक्टर प्रोडक्ट आपसे यूज करा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, इस तरीके से ध्यान रखें। डेटा यहाँ पे इस तरीके का मिला, आपको कुछ और डेटा भी मिल सकता है, बट अगर आपको ये वी क्रॉस भी निकालना आता है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बात, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग along सेम डायरेक्शन and same kinetic energy. They enter in magnetic field acting perpendicular to their velocity depends on the radius of path of their masses is. जो रेडियस है उनके मास पर कैसे डिपेंड करेगी, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो देखो, काइनेटिक एनर्जी सेम करनी है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रेडियस को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना बताया था। सबसे पहले तो आर अपने को पता होता है, एम बी बाई क्यू बी, फिर से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देन इसके आगे एम बी बाई क्यू बी, एम को हम पी लिख देते हैं तो पी बाई क्यू बी फॉर्मूला बन जाता है। फिर पी को मैंने कहा था याद रखना, √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी हो गया। ठीक है, तो ये है रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही दे रखा है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही होता है, दूसरा मास पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो साफ साफ पता पड़ रहा है, मास के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए। ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के आप इस टाइप के क्वेश्चन में अटक जाओगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे, ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा, आप फंसोगे, तब उसका सॉल्यूशन देखने जाओगे, या फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हो तो पहली बार आपने क्वेश्चन देखा है, अगली बार एग्जाम में आ गया तब क्लिक करेगा, हाँ काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना तो मतलब ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अ चार्ज पार्टिकल after being accelerated through a potential difference V enter in a uniform magnetic field and move in circular radius of r. If V is doubled, the radius of the circle will become, पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट किया है चार्ज पार्टिकल को। देखो अब ये क्वेश्चन और आ गया, और सीबीएसई 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है ना, सीबीएसई 2020 में पूछा भी गया है। अगर आप ये सिर्फ फॉर्मूला पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए, अभी रेडियस मैंने बताई आपको कितनी होती है, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब बेटा कोई चार्ज पार्टिकल अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है q इंटू वी। ये अपने समझ में आता है फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, तो अगर ये मैं डालूंगा यहाँ पे तो r आएगा 2m qv डिवाइडेड बाई qb, 2m qv डिवाइडेड बाई qb।
क्या पूछ रहा है? चार्ज पार्टिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस v से एंटर कर रहा है। अगर मैं v डबल कर दूं तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप ध्यान से देखो कि पोटेंशियल इस पे डिपेंड कैसे कर रहा है, रेडियस जो है पोटेंशियल पे डिपेंड कैसे कर रही है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v। अगर आप v को डबल कर देते हो, अगर आप v को डबल कर देते हो तो रेडियस कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है रूट टू टाइम, नहीं तो ऐसे कर लो r1/r2 इज इक्वल टू अंडर रूट v1/v2, ठीक है, अंडर रूट v1/v2। तो अगर मैं v2 को डबल कर दूंगा तो नई रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? r1 r है, ये v है, और इसको मैंने डबल कर दिया 2v, रूट 2v, ठीक है। ये r2 मेरे को निकालना है, r1 आपका r है, वो रूट वी से रूट वी कट जाएगा, इसको आगे सोल्व करोगे तो r/r2 बनेगा आपका 1/√2। रूट टू को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, r2 बना √2v। डायरेक्ट भी देख सकते हो, ऐसे सोल्व भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। यहाँ से सारा ही समझ में आ जाता है कि r v के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब v डबल करोगे तो r √2 टाइम हो जाएगा। नहीं तो मैंने कैलकुलेट भी करके बता दिया, r इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू √2r, नया r आपका पुराने वाले का √2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी पता लगेगी। क्वेश्चन नंबर 24, टू पार्टिकल मास ma and mb having same charge moving in a plane, uniform magnetic field exists perpendicular to the plane, particles speed are v and vb respectively, the trajectory are shown in figure, then इस तरीके का है तो साफ साफ पता पड़ रहा है, क्या साफ साफ पता पड़ रहा है? मतलब कुछ इस तरीके का है कि इसका मास ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, क्या चीज है। तो इसे मैं बोलता हूँ b की रेडियस, इसे मैं बोलता हूँ a की रेडियस r a। तो साफ साफ पता पड़ रहा है आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, है ना, पता पड़ रहा है आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ठीक है। तो आर ए ग्रेटर देन आर बी है तो आर होता है अपना एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मैं आर ए को लिख सकता हूँ एम ए वी ए बाई क्यू बी, आर बी को लिख सकता हूँ एम वी वी बी बाय क्यू बी, है ना, ये लिख सकता हूँ। तो मेरे को पता है आर ए बड़ा है आर बी से, साफ साफ मेरे को डायग्राम में दिख रहा है, मतलब एम ए वी ए बाई क्यू बी ग्रेटर देन एम बी वी बी बाय क्यू बी, क्यू बी कट गया, साफ साफ पता पड़ रहा है एम ए वी ए ग्रेटर देन एम बी वी बी। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, एम ए वी ए ग्रेटर देन एम बी वी बी। इस तरीके से आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए आर टाइप के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ देखना है ए आर सही है कि नहीं है, रीजन सही है कि नहीं है, एक चीज और देखनी है, रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एसर्शन क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एनर्जी जो है उसकी, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी की, तो कॉन्स्टेंट रहती है, हाँ जी कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर, वी है स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती है, कॉन्स्टेंट रहती है, एसर्शन सही है। द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो, ये भी सही है। एक क्वेश्चन आया था बीच में, मैंने आपको समझाया था कैसे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस टाइम पे फोर्स इधर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखो वो इधर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है छोटा सा ds और फोर्स नीचे है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू कैसे लिखोगे, एफ डी एस कोस थीटा, एंगल 90 हो गया तो कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो छोटा सा वर्क डन 0 आएगा इसका, ठीक है। तो वर्क डन 0 होता है, ये भी सही है। तो इसी की वजह से उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी चेंज करने के पीछे रीजन ही वर्क डन होता है। आपने पढ़ा होगा वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लास 11th में आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, साथ ही साथ रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन। तो इन जनरल हमारे पास ये ऑप्शन ए में दिया होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन नहीं डाली है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एसर्शन बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग विथ सेम वेलोसिटी enter in magnetic field, the force experienced by proton is more than force experienced by electron.
सेम वेलोसिटी फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, दोनों का क्यू सेम होता है, वी इन्होंने कहा सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, थीटा भी सेम है, तो बोल रहा है कि मोर देन, गलत बात है, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। ध्यान से देखो, सारी चीजें सेम है तो फोर्स सेम होना चाहिए ना, ठीक है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात तो सही है, बात तो सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। If electron is not deflected when moving through certain region of space, then the only possibility that magnetic field is present in the region. No magnetic field present in the region. If electron is not deflected, electron deflect नहीं हुआ यानी कि फोर्स नहीं लगा, तो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, तब जीरो हो सकता है। देखो v जीरो हो जाए, b जीरो हो जाए, और एक कंडीशन हो रहा है थीटा आपका या तो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तीन पॉसिबिलिटीज है। ये तो बोल रहा है कि ओनली ओनली क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ना भाई, बाकी दो पॉसिबिलिटीज भी है, बाकी दो पॉसिबिलिटीज भी है, यानी कि गलत। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सही बात है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, असर्शन गलत, रीजन सही। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपने इतनी देर वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो का कंटेंट जो है हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट के साथ इसी चैप्टर के, तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।